अश्विनी शिवाजी, ये जो पूरी कहानी हमने बताई वो बताती है कि हमास अभी बहुत मजबूती के साथ टिका है। लेकिन जिस बात को डिसएग्री दूसरे एक्सपर्ट कर रहे थे उस पर भी रोशनी डालिएगा कि क्या हमास एक साल तक ये लड़ पाएगा जो तस्वीरें अभी तक आई हैं। देखो, सच्चाई ये बात है कि यही गलती इजराइल ने कर दी। उसने ये सोचा कि हमास कभी तैयारी कर नहीं सकता। 2 साल से हमास तैयारी कर रहा था, हथियारों का जमावड़ा बढ़ाता जा रहा था और ट्रकों में जहां पर सामान आना चाहिए वहां हथियार, मिसाइल, रॉकेट आ रही थी और इन्होंने अपने टनल का एक जमावड़ा बना लिया। वहां पर स्कूल के नीचे, हॉस्पिटल के नीचे और मॉस्क के नीचे इन्होंने अपने एक प्रकार आर्मरी और अपने हथियार और अम्यूनिशन रखा। ये अलग बात है कि जो इजराइल के पिन पॉइंट टारगेट में काफ़ी हथियार और अम्यूनिशन भी बर्बाद हुआ है, मगर सच्चाई ये है कि इनके पास इतनी काबिलियत और क्षमता थी कि ये 1 साल तक लड़ने के लिए काबिल थे। वो अलग बात है, इजराइल ने स्पेशली जब से एक सीज फायर हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिन पॉइंट टारगेट उन्होंने प्राप्त किए अमेरिका से, उनका इस्तेमाल कर रहा है। मगर मैं अभी भी कहता हूँ हमास जो है अभी भी टूटा नहीं है पूरी तरीके से। हो सकता है 60 से 70% उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी में डेंट आया हो, मगर उसके हथियार भी अभी हैं, उसके लड़ाकू भी हैं। ये आपको जाहिर करता है कि इतने दिन के बाद भी इजराइल बड़ी कोशिश कर रहा था कि वो अपने होस्टेजेस को छुड़ाए और उसके बावजूद भी ये जो होस्टेजेस छुड़ाने का काम था, इनको मालूम है हमास को कि इजराइल बहुत अच्छा है होस्टेज छुड़ाने में। उन्होंने उनको अलग अलग बांट रखा है और जो ऑपरेशन इजराइल ने किया उसको हमास ने फेल कर दिया। आप रुक जाइए, मैं आपको एक और बात बताने जा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मैं आप लोगों की राय इस पर भी लेना चाहूंगी। सर देखिए, एक बात है वो ये कि हमास की जो प्लानिंग है वो ऐसे तबके को आड़ या ढाल बनाकर करने की है जिसकी तस्वीरें अब मैं अपने व्यूअर्स को दिखाने वाली हूं। स्कूल में छिपे हमास पर हमला करती काफिर ब्रिगेड की तस्वीरें मैं दिखाना चाहती हूं। एक बात ये समझ लीजिए, हमास जिस तरह से आपने शुरुआत में देखा अस्पताल के भीतर अपने बेसिस बनाता है, अब वो स्कूल में छिपा हुआ है और उस पर किस तरह से काफिर ब्रिगेड अटैक करती हुई दिख रही है। ये भी तस्वीरें देखिए। सिविलियंस को आखिर टारगेट एक ढाल की तरह बनाने का मकसद साफ नजर आता है कि हमास सिर्फ और सिर्फ अपने इरादे को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, उसे बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। אנחנו בבית ספר בסג'איה. פה אתמול הייתה התקלות, כאן הורדנו מחבל. מה שמדהים הוא שבתוך הבית ספר בעצם עכשיו אחרי לחימה אנחנו זיהינו פה पहले वहीं घुसते हैं हमास के लड़ाके, फिर उसी को नेस्तनाबूद किया जाता है, फिर एक तरह से ऑपरेशन चलाया जाता है खोजबीन का। ये राजेश जी जो पूरा प्रोसेस होता है क्या साबित करना चाहता है ये सब? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, अभी उनके पास रेजिडुअल कैपेसिटी है और ये जो होस्टेज का जो ऑपरेशन फेल हुआ है वो लाजमी था। देखिए, अगर पता भी है कि होस्टेजेस यहाँ पे हैं, उनके पास पहुंचना, क्योंकि उनके चारों तरफ 3-4 लेयर की सिक्योरिटी है, तो उनके अंदर जाना मतलब उनको डिसीव करना, पहले अंदर घुसना बिना उनकी शक हुए, ये मुश्किल काम है। उन्होंने कोशिश ज़रूर की और एक रिपोर्ट के मुताबिक एक होस्टेज की जान भी जा चुकी है इस ऑपरेशन के दौरान। तो हो सकता है कि होस्टेज ऑपरेशन सक्सेसफुल ना हुआ हो, लेकिन ये जो हमास का तरीका है स्कूल में घुसना, सिविलियन पॉपुलेशन को आगे करना, और जैसे बाकी एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि उनके पास, और आपने भी कहा कि इनके पास सपोर्ट है ईरान का, मैं कहता हूँ लोकल पॉपुलेशन का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जो पॉपुलेशन सामने खड़ी है इनके और जिनके पीछे जिनको ये ह्यूमन शील्ड्स बना रहे हैं, वो कोई अनविलिंग ह्यूमन शील्ड्स नहीं हैं, वो विलिंग ह्यूमन शील्ड्स हैं। वो चाहते हैं कि हमास ये जंग जीते और इजराइल का खात्मा हो। तो ऐसे तरीके, ये इसी पर मेरा थापर जी से सवाल है, ब्रिगेडियर थापर जी, इस तरह से स्कूल में अपने आप को छिपाना और फिर वहां पर जब अटैक होते हैं तो यहाँ पर खतरे किस तरह के होते हैं? देखिए, यहाँ खतरा दोनों पार्टी को होता है। जो स्कूल के अंदर छुपी है
उसने वैसे तो अपना एग्जिट चुना होता है कि मैं यहाँ, अगर जो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मैं यहाँ से हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अगर अटैकर ने उस साइड में उसको सील कर दिया या ब्लॉक कर दिया तो आप एक कवर की तरह बन जाते हैं कि आप अंदर फंस गए हैं। और अटैकर अगर पूरे बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करता है तो आप भी साथ में डिस्ट्रॉय होंगे। अटैकर के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि वो खुले में होता है, जबकि जो अंदर डिफेंडर है वो दीवारों के पीछे छुप के और खिड़कियों से फायर कर सकता है, ऊपर से भी फायर कर सकता है। और अटैकर को तो खुले से जाना है तो वो वल्नरेबल होता है काफ़ी हद तक, जब तक कि वो एक एंट्री ना पकड़ ले। एक बार एंट्री हो जाए फिर वो दोनों तकरीबन बराबर पोजीशन पे आ जाते हैं और फिर डिपेंड करता है कि किसके पास ज़्यादा नफरी है या ज़्यादा हथियार हैं जो कि दूसरे के ऊपर हावी हो सकता है। तो ये बैटल बहुत मुश्किल है। सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी इसी में होती हैं, क्योंकि आप जब किसी एरिया को खाली करते हैं तो उसको पकड़ के भी रखना पड़ता है, क्योंकि दोबारा से वो फिर अगर उसको खुला छोड़ देंगे तो दोबारा से फिर आके वो उसके ऊपर बैठ जाएगा कोई ना कोई, तो आपको फिर से तंग करेगा, खुद उसको फिर से कैप्चर करना पड़ेगा। तो ये बिल्टअप एरिया की लड़ाई हमारे डिफेंस में बोलते हैं कि सबसे मुश्किल लड़ाई है। लेकिन एक बात तो है, वो ये कि अभी तक आईडीएफ की तरफ से, इजराइल की तरफ से इस तरह के फेस टू फेस जो वॉर्स हो रही हैं या टारगेटेड अटैक जो रहे हैं उसमें इजराइल की सेना को कम नुकसान हो रहा है। क्या इसकी वजह रणनीति है? ये जो डेटाज इजराइल की तरफ से सामने आ रहा है ये भी अपने आप में बहुत अहम होगा समझना कि कैजुअलिटीज सिविलियंस की नहीं बल्कि जो उसके आर्मियंस है उनकी बहुत कम कैजुअलिटीज की जानकारी आ रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल भी है। इधर इजरायली टैंक पर तेज रफ्तार रॉकेट अटैक की तस्वीरें आपको दिखाने जा रही हूं।